गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत प्रदूषण टॉपिक की चर्चा करते हुए ध्वनि प्रदूषण और उसके प्रबंधन टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज एवं समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का प्रयास करें। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न। तो आज का जो क्लास है इसमें एक प्रकार से हम कई टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। एक तो हमारा होगा यहाँ पर समुद्र का प्रदूषण, पहला टॉपिक यही हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पर तीसरा टॉपिक होगा जिसके अंतर्गत हम लोग स्पेस पॉल्यूशन की बात करेंगे। क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं इसलिए इनका हम एक ही टॉपिक में सब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम प्लास्टिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन पास किया गया है या नहीं किया गया है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के विषय में भी हम लोग कोलंबो डिक्लेरेशन की बात करेंगे। साथ में यहाँ पर हम कुछ कह सकते हैं प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं प्रदूषण और बीमारी। तो यहाँ पर आज के इस एपिसोड में कई टॉपिक हैं जो मिक्स हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं, इसलिए सबको हम एक ही साथ यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर समुद्र प्रदूषण। बहुत छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर अगर समुद्र प्रदूषण की हम बात करें तो समुद्र के प्रदूषण के लिए कई यहाँ पर उत्तरदायी कारण हैं और उसमें सबसे पहला कारण तो यही है नाभिकीय अपशिष्टों का निपटान। जैसे नगरीय अपशिष्ट, ये सब बातें ठीक हैं, वो सब रहती ही रहती हैं, क्योंकि जितने औद्योगिक केंद्र हैं, जितने बड़े बड़े नगर हैं, अंततोगत्वा सभी का जो अपशिष्ट मटेरियल है वो सब समुद्र में ही तो जाता है। तो बातें हैं ही हैं। इसके साथ साथ जो नाभिकीय अपशिष्ट मटेरियल होता है यह भी इसी समुद्र में डंप किया जाता है। जो नाभिकीय परीक्षण होते हैं यह भी समुद्र में ही किए जाते हैं। जो तेल का रिसाव होता है व्यापक स्तर पर, बड़े बड़े टैंकर जो लीक कर जाते हैं उससे भी समुद्र हमारा पॉल्यूट होता है। जो अंडर डीप सी माइनिंग होती है, जो रेयर अर्थ मेटल को निकालने के लिए किए जाते हैं, इससे भी कहीं न कहीं समुद्र पॉल्यूट होता है। इसके साथ साथ जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के दौरान जो रॉकेट का मलबा है वह अंततोगत्वा इसी समुद्र में ही आके डंप होता है। तो अनगिनत कारण हैं समुद्र के प्रदूषण का, लेकिन उन सब कारणों में सिर्फ हम एक दो कारण के निपटान की बात कर पाते हैं। क्योंकि नाभिकीय अपशिष्ट अगर मान लेते हैं हमने वहां पर निपटान किया तो इसके अब संरक्षण और प्रबंधन के लिए हमको बस यही करना है कि हम क्या करें, नाभिकीय अपशिष्ट का वहां पर हम डंप ना करें या नाभिकीय परीक्षण ना करें, उस कार्य को रोका जा सकता है। लेकिन जो तेल रिसाव का एक कारण है, इसको रोकने के लिए तो एक विकल्प यही है कि हम अंडर सी क्या करें, तेल की पाइपलाइन बिछा दें। जैसे गैस पाइपलाइन है, तेल पाइपलाइन, उसे तेल की पाइपलाइन बिछा दें, अर्थात कार्गो शिप के माध्यम से हम लोग तेल का ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दें। तो कहीं ना कहीं तेल रिसाव की समस्या से निजात मिलेगा। लेकिन अन्य प्रकार के जो हमारे कह सकते हैं सामान हैं, इनका तो ट्रांसपोर्टेशन हमको बड़े बड़े जहाज से ही करना पड़ता है। और जहाज जब चलेगा तो उसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट में कहीं ना कहीं ऑयल की भी आवश्यकता पड़ेगी। और उस दौरान अगर मान लेते हैं कोई जो जहाज है या किसी कारण से अगर उसका ऑयल लीक कर गया तो क्या तो है। तो बस यहाँ पर हम सिर्फ एक ही कह सकते हैं संरक्षण की बात करेंगे, और वो है कि अगर मान लेते हैं समुद्र में तेल का रिसाव हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि यहाँ पर डीप सी माइनिंग है, तो डीप सी माइनिंग को करने के लिए हमको पहले से ही उसके प्रबंधन की बात की जाएगी। हम डीप सी माइनिंग करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि किसी प्रकार का पॉल्यूशन न हो। नाभिकीय परीक्षण करें तो लेकिन हमको समुद्र में नाभिकीय परीक्षण ना करें, नाभिकीय अपशिष्टों का निपटान समुद्र में ना करें। इन सब माध्यमों से हम चाहें तो समुद्र के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। लेकिन जो तेल रिसाव की समस्या है यह काफ़ी विकट होती है, और इससे निपटान पाने के लिए एक विकल्प है
कि एक प्रकार का कह सकते हैं ऑयल जैपर होता है, यह एक प्रकार से बैक्टीरिया होता है। जैसे इसके संरक्षण के बहुत से विकल्प होते हैं जब तेल का रिसाव होता है। एक तो यही होता है कि हम स्क्रबर का प्रयोग करते हैं और पूरे तेल को जो समुद्र के सतह पर बिखरा रहता है, क्योंकि जब वाटर रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि तेल नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर ही तैरता रहता है। तो तेल को क्या किया जाए, बड़े बड़े स्क्रबर से इसको सक कर लिया जाए, एक काम तो यही होता है। दूसरा काम लोग ये करते हैं कि चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर दें, जहां तक यह तेल फैला हुआ है, और घेराबंदी करके यहाँ पर इसको जला दें, आग लगा दें। आग लगा देंगे तो भी तेल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन फिर भी जो तेल रिसाव से डायरेक्ट समस्या होगी उसकी तुलना में कम समस्या होगी। लेकिन एक जो सबसे बेहतर विकल्प है वो है ऑयल जैपर बैक्टीरिया का प्रयोग। जहां पर भी तेल का रिसाव होता है वहां पर व्यापक स्तर पर ऑयल जैपर बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही विकल्प से उस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जब ऑयल का लीकेज होता है तो काफी व्यापक स्तर पर कह सकते हैं पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उसके तत्काल समाधान के लिए हर प्रकार के विकल्प का चयन किया जाता है। वहां पर स्क्रबर का भी प्रयोग किया जाता है, तेल को सक किया जाता है, घेराबंदी करके वहां पर उसको जलाने का भी काम किया जाता है, और जो बच जाता है अंतोतगत्वा उसके लिए हम ऑयल जैपर का भी प्रयोग करते हैं। और ऑयल जैपर करता क्या है, यह कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन को, अर्थात जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं यह कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन को यह ऑयल जैपर करता क्या है, उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, जल में। अर्थात जो यह तेल था उस तेल को यह ऑयल जैपर नामक बैक्टीरिया जो है इसको तोड़ देता है, और तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त कर देता है और जल को जल में मिला देता है। तो इससे एक बेहतर कह सकते हैं प्रबंधन की व्यवस्था हमको मिलती है। लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी उतना फास्ट नहीं हो पाएगी जितने फास्ट तरीके से हम तेल की घेराबंदी करके स्क्रब कर सकते हैं या फिर उसको जला सकते हैं। वो सब प्रक्रियाएं थोड़ी फास्ट होती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इसी को प्रेफर करने की बात कही जाती है। इसी प्रकार का एक और बैक्टीरिया है जिसकी चर्चा हमको कर लेनी चाहिए यहीं पर, और यह है बायो टॉयलेट। जो खुले में शौच है, खुले में शौच से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि ट्रेन यह एक प्रकार से खुले में शौच का ही एक सबसे बड़ा उदाहरण था, अगर उससे हमको निजात पाना है तो कहीं न कहीं बायो टॉयलेट का प्रयोग करना होगा। और बायो टॉयलेट का ज़्यादातर जो प्रासंगिकता आई थी यह विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर या खास करके जो काफ़ी ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी था, क्योंकि जो फीकल मटेरियल होता है जब यह खुले में शौच किया जाएगा तो जब टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो उसका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है। वह फीकल मटेरियल वैसे एक लंबे समय तक उसे खुले वातावरण में पड़ा रहता है, इसलिए वहाँ से बहुत से प्रकार के पॉल्यूशन उत्पन्न होते थे। तो कहीं न कहीं उस समस्या के समाधान के लिए ही बायो टॉयलेट जैसी संकल्पना को लाया गया था। अर्थात एक बैक्टीरिया का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया जो फीकल मटेरियल को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, मीथेन में और जल में। अर्थात फीकल मटेरियल को यह बायो टॉयलेट नामक जो बैक्टीरिया है कार्बन डाइऑक्साइड बना करके एटमॉस्फेयर में भेजता है, मीथेन बना करके एटमॉस्फेयर में भेजता है और जल बना करके बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बायो टॉयलेट एक बेहतर स्वच्छ भारत अभियान के लिए वरदान साबित हुआ। जो ट्रेनें थी वहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उत्पन्न होता था, लेकिन उन समस्याओं से अब निजात मिला है इस बायो टॉयलेट नामक बैक्टीरिया के आविष्कार से। और इसका विशेष तौर पर आविष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर या सियाचिन लद्दाख जैसे क्षेत्र में जो हमारे पर्सनल जो डिप्लॉय रहते थे सेना के, उनके टॉयलेट संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसका खोज किया गया था DRDO के द्वारा। यहाँ पर अगर आगे हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण की हम बात करते हैं। जो हमारा ऑडिबल साउंड होता है जिसको हम लोग सुन सकते हैं वो 20 डेसिबल से 20 हर्टेज से लेकर के 20,000 हर्टेज होता है। यह श्रव्य तरंग की क्षमता होती है, जहाँ तक कि तरंग दैर्घ्य को हम लोग सुन सकते हैं। यदि इससे कम ध्वनि उत्पन्न हो हर्टेज की तो उसको भी हम लोग सुन नहीं सकते, और यदि 20,000 हर्टेज से अधिक फ्रीक्वेंसी की अगर ध्वनि उत्पन्न हो तो उसको भी हम लोग सुन नहीं सकते। 20 हर्टेज से कम की अगर ध्वनि हो तो उसको अश्रव्य कहते हैं, और 20,000 हर्टेज से अधिक हो तो उसको प्राश्रव्य कहते हैं। और जो 20 से 20,000 होती है यह श्रव्य तरंग होती है जिसको हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर
डेसिबल के माध्यम से हम लोग प्रदूषण को कैलकुलेट करते हैं। जो अलाउ होता है नॉइस का लेवल किसी भी इंडस्ट्री एरिया में, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर दिन का जो नॉइस होगा मैक्सिमम 75 डेसिबल होगा और रात के समय 65 डेसिबल होगा। इसी प्रकार अगर कोई कॉमर्शियल एरिया है तो यहाँ का जो नॉइस लेवल होगा दिन का यह 65 डेसिबल होगा और रात के समय 55 होगा, अर्थात 10 का डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो रेसिडेंशियल एरिया होता है यहाँ पर दिन का जो डेसिबल होता है या 50 होता है, लेकिन रात के समय 45 होता है। इसी प्रकार जो साइलेंस जोन होता है, जैसे कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, ये सब साइलेंस जोन के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर भी दिन का जो साउंड है यह लगभग 50 डेसिबल होता है, लेकिन रात के समय यहाँ का साउंड काफ़ी कम हो जाता है, 40 डेसिबल हो जाता है। तो यह अलाउ साउंड लेवल है भारत में, अर्थात भारत का जो लीगल परमिशन है इतने का ही है। साथ में यहाँ पर बात करें टिपिकल एवरेज डेसिबल लेवल, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। जैसे पत्तियां जब सरसराती हैं तो यहाँ पर कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 20 डेसिबल। जो लोग बहुत शांतपूर्वक नहीं बात करते हैं कि कान में कान डाल के बात करते हैं, फुसफुसाहट करते हैं, तो वहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है यह 30 डेसिबल तक की होती है। शांत कमरा या कार्यालय जो होता है यहाँ की जो डेसिबल है यह 40 होती है। नॉर्मल जो बातचीत होती है यह लगभग 60 डेसिबल तक होती है। लाउड जो सिंगिंग होती है यहाँ पर 75 डेसिबल आवाज़ आती है। जो ऑटोमोबाइल सेक्शन होता है यहाँ से जो डेसिबल है यह लगभग 80 डेसिबल की नॉइस होती है। जो जेट प्लेन चलते हैं, हमारे फाइटर जेट होते हैं, यहाँ से 130 डेसिबल तक के साउंड उत्पन्न होते हैं। जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग होती है यह 0 डेसिबल तक होती है, अर्थात यहाँ तक की ध्वनि को हम लोग सुनने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1999, अर्थात 1999 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल है, इसके तहत अगर हम बात करें जो परमिटेड नॉइस लेवल है यह 125 डेसिबल तक है, अर्थात इससे ऊपर की ध्वनि किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं है। आप समझ सकते हैं यह जो हमारा जेट है यह 130 है, लेकिन जेट के आप एरिया में तो हमेशा नहीं रहते हैं ना, कुछ ही क्षण के लिए रहते हैं कि यह जेट प्लेन वहां से पास आउट हो जाता है। इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जो परमिटेड नॉइस लेवल है मैक्सिमम यह 125 डेसिबल तक ही होती है। अगर WHO के अनुसार हम बात करें तो नगर के लिए जो सुरक्षित ध्वनि है ये 45 डेसिबल है। कितना है? 45 डेसिबल है। और साथ में ये भी बात ध्यान रखनी है कि 80 डेसिबल की जो ध्वनि होती है यह हानिकारक ध्वनि होती है और यह प्रदूषक कहलाती है। इसका तात्पर्य क्या है? कुछ बात समझ में नहीं आ रही। बात यह है कि 80 डेसिबल की ध्वनि में यदि आप लगातार रहते हैं, इससे हमारा जो कह सकते हैं शरीर का जो संतुलन है यह बिगड़ जाता है, अर्थात शरीर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो हैं वह असंतुलित होने लगती हैं और मनुष्य कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ने लगता है, बहुत प्रकार की गतिविधियां उसकी बाधित होने लगती हैं। तो इसलिए 80 डेसिबल की ध्वनि में लगातार किसी को नहीं रहना चाहिए। हाँ, काम करने के लिए कुछ क्षण के लिए गया, कुछ घंटे के लिए लग गया, लेकिन उसके पश्चात उसको वहां से हटना होगा, क्योंकि यह जो ध्वनि है यह हानिकारक होती है। साथ में शोर की जो अधिकतम सह सीमा है यह लगभग 90 डेसिबल। सह सीमा मतलब इतने डेसिबल तक की ध्वनि को हम कुछ समय के लिए सह सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही सह सकते हैं। तय सीमा है, ऐसा नहीं कि इसमें हमको लगातार रहना है। 80 के ऊपर वाले में तो हमको लगातार रहने की बात ही नहीं है, तो फिर 90 कहाँ से आएगी। लेकिन यहाँ तक कि जो हमारी ध्वनि सहने की क्षमता है ये रहती है, अर्थात इससे हमको तत्काल कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन अगर लंबे समय तक रहेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और वैसे परमिटेड नॉइस लेवल कितना 125 है, तो इन सब डिफरेंस को हमको ध्यान में रखना होगा। साथ में ये भी यहाँ पर संकेत क्या है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके समाधान के लिए एक व्यवस्था हमको करनी होती है। पहली चीज, हमारे जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट की प्रॉपर सर्विसिंग होनी चाहिए। वहाँ पर जो कह सकते हैं हमारे लुब्रिकेंट हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल हो कि जिससे कम से कम नॉइस वहाँ से उत्पन्न हो। और साथ में हम बात करें कि हम बहुत सारे वृक्षों को क्या करें, लगाएं। ये वृक्ष क्या होता है, एक प्रकार से ध्वनि को अवशोषित करता है, इसलिए वृक्ष को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर का नाम देते हैं। यह एक छोटा सा कह सकते हैं
पोल्यूशन है जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यह ध्वनि प्रदूषण इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसकी जानकारी ना हो तो हम तरह तरह की बीमारियों से वैसे ही ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि हम लोग ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि किसी न किसी प्रकार के, हम बात करें, माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं किसी से बात करने के या किसी का वीडियो सुनने के लिए। यूट्यूब पे अब कहीं न कहीं ऑनलाइन की व्यवस्थाएं चल रही हैं। ज़्यादातर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से वीडियो को देखते हैं, प्रेफर करते हैं, बात करते हैं। सब कुछ हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वह ब्लूटूथ बेहतर क्वालिटी का नहीं है, थोड़ा वहाँ पे समस्याएं आएंगी, क्योंकि जो नॉइस है उसमें अगर खरखराहट है, किसी और प्रकार की समस्या है, तो हमारा जो शारीरिक संतुलन है यह बिगड़ने लगता है, मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ने लगता है और तरह तरह की हमारे शरीर में गतिविधियां जो हैं वो बाधित होती हैं और चिड़चिड़ापन होने लगता है। व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन में आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा करने लगता है। और विशेष तौर पर अगर हमको माइक्रोफोन का प्रयोग करना ही है तो हमको बेहतर तरीके का माइक्रोफोन का प्रयोग करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, दोनों कान में प्रॉपर माइक्रोफोन लगा होना चाहिए। एक में लगा हो, एक में ना लगा हो तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि दोनों कान में जब बराबर नॉइस जाएगी तो ऐसे में हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। इसलिए तो भगवान ने दो कान दिए हैं, नहीं तो एक नहीं देता कि एक ही तरफ से सुनो, दोनों तरफ से क्या सुनने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अपनी अपनी इच्छा, जैसी इच्छा करे वैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सही तो यही है कि आप प्रॉपर तरीके का माइक्रोफोन अगर प्रयोग कर रहे हैं तो करें, लेकिन दोनों कान में प्रॉपर तरीके से ही लगाने का प्रयास करें। साथ में यहाँ पर अगर बात करें स्पेस डेब्रिस के विषय में, स्पेस डेब्री का तात्पर्य है कि वर्तमान में बहुत सारे स्पेस में हमारे सैटेलाइट जा रहे हैं, और जब सैटेलाइट जाते हैं तो बहुत से सैटेलाइट कालक्रम में अपनी अवधि पूरा करने के पश्चात डेड हो जाते हैं। सैटेलाइट को ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे जो रॉकेट हैं, ये रॉकेट के मलबे भी उसी स्पेस में सैटेलाइट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए, वैसे इसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग कहीं ना कहीं स्पेस साइंस में करेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पर बस इतना समझिएगा कि स्पेस प्रोग्राम में बहुत सारे मलबे लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी संदर्भ में एक यहाँ पर शब्द दिया गया है, केसलर सिंड्रोम। और यह शब्दावली जो प्रयोग की गई थी, नासा के द्वारा की गई थी 1978। इसका तात्पर्य ये होता है, स्पेस में एक मलबा है और एक दूसरा मलबा है, अगर ये दोनों मलबे आपस में टकरा जाएं, कोलैप्स कर जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सा मलबा क्रिएट हो जाए। अर्थात यहाँ पर स्पेस डेब्रीज आपस में टकरा करके अधिक मलबे जब उत्पन्न करने लगती हैं, जब अधिक मलबा उत्पन्न हो जाता है तो इससे सैटेलाइट को खतरा उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जो कह सकते हैं सिनर्जी का काम कर रहा है कि मलबा आपस में टकरा टकरा कर अनगिनत मलबे को क्रिएट कर रहा है, यही कहलाता है केसलर सिंड्रोम। और यह केसलर सिंड्रोम हमारे जो आधुनिक, अत्याधुनिक या जो लेटेस्ट अब सैटेलाइट हैं उनके लिए तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। खैर, ये हमको स्पेस संबंधी प्रावधान के अंतर्गत बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो खैर उसकी चर्चाएं हम लोग बाद में करेंगे। इसी प्रकार एक कोलंबो डिक्लेरेशन है, इसके भी चर्चाएं हमको ध्यान में रखनी है। ये जो कोलंबो डिक्लेरेशन है यह 2019 का है, और इसके तहत बात ये की गई है, यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत कोलंबो डिक्लेरेशन लाया गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो सस्टेनेबल नाइट्रोजन है इसका हमको मैनेजमेंट करना है, अर्थात सतत नाइट्रोजन का हमको प्रबंधन, कब तक, 2030। अर्थात नाइट्रोजन का जो वेस्ट है इसको आधा करना, क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट है, बात तो समझ में आ रही है। अर्थात देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन विद्यमान है, तो सब लोग जानते हैं। तो यह वेस्टेज कहाँ से आ गया? वेस्टेज इस दृष्टिकोण से आया है, आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे भी, कि यहाँ पर जो कारण है इसका ओजोन क्षरण। मतलब ध्यान रखिएगा, एक किसकी बात कर रहे हैं कि जब यह नाइट्रोजन का जो वेस्टेज है, नाइट्रोजन जो वेस्ट के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में या जो हमारे प्रकृति में पहुंचता है, यह क्या करता है, यह ओजोन को क्षरण करता है, ओजोन को तोड़ने का काम करता है, साथ में एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड आप पढ़े ना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, यही तो है एसिड रेन के लिए उत्तरदायी। तो साथ में हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है यह ओजोन क्षरण के लिए भी उत्तरदायी होता है और एसिड रेन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इसलिए इसका हमको
बेहतर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा और यह हमको सुनिश्चित करना होगा कि 2030 तक हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन के वेस्टेज को आधा करें। ये बात कही गई है कोलंबो डिक्लेरेशन। यहाँ पर यह रिपोर्ट, फ्रंटियर रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का 2019 में भी नाइट्रोजन पोल्यूशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। यहाँ पर बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, एक इसेंशियल एलिमेंट है किसके लिए, सभी प्रकार के लिविंग थिंग, क्योंकि आप समझते हैं कि जो हमारे शरीर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है अर्थात प्रोटीन, ध्यान रखिएगा प्रोटीन ही क्या है, एक प्रकार का एमिनो एसिड। और यह एमिनो एसिड किससे बना होता है, पेप्टाइड से। पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टोन से बना होता है। पेप्टोन क्या है, एमिनो एसिड। और यही जो एमिनो एसिड है इसमें नाइट्रोजन, इसका तात्पर्य है हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता है लेकिन वेस्टेज ना हो। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसेंशियल एलिमेंट है, बगैर इसके जीवन तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटीन यही है। प्रोटीन क्या है, यही तो है ना। एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड प्रोटीन है। और इसी का जो टूटा हुआ मतलब जो कह सकते हैं जो लिंक है छोटा सबसे, वह एमिनो एसिड ही है। वो एमिनो एसिड तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर वेस्टेज की बात ये हो रही है कि जो कृषिगत मृदा होती है, यहां पर नाइट्रोजन के फिक्सेशन का जो कार्य होता था पहले, ध्यान रखिएगा, पहले जब हम लोग प्राकृतिक कृषि करते थे तो वहां पर नेचुरली अर्थात प्राकृतिक तरीके से जो राइजोबियम होता था, ये क्या करता था, यह फर्टी, ध्यान रखिएगा, पहले जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता था यह प्राकृतिक तरीके से होता था। किसके माध्यम से, राइजोबियम के माध्यम। राइजोबियम कहाँ पाए जाते थे, जो दलहनी फसल होती थी, दलहनी फसल के जड़ों में ये विद्यमान होते थे राइजोबियम। और यही राइजोबियम क्या करता था, प्राकृतिक नाइट्रोजन को अर्थात एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता था, यह मृदा में फिक्स कर देता था, जिससे हमारी मृदा का उपजाऊपन विद्यमान रहता। लेकिन हम लोग कृत्रिम तरीके से इस नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम प्रारंभ कर, और इसकी शुरुआत किसके माध्यम से की गई है, जैसा आप लोग समझते हैं हर्टी हर्बर्ट और कार्ल वश के द्वारा की गई। यही दो लोग हैं जिन्होंने कृत्रिम तरीके से जो नाइट्रोजन का है ये फिक्स करने का कार्य किया, इसीलिए इनका नाम है हर्बर-बोश प्रोसेस। यहां से प्रश्न भी पूछा जाए। इन्होंने कृत्रिम तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करने की विधि का ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने कृत्रिम तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करने का टेक्निक बनाया। पहले क्या था, पहले नेचुरली होता था। जब नेचुरली होता था तो वेस्टेज की समस्या आती नहीं थी। अब जब कृत्रिम हो गया तो हम लोग अब प्रकृति पर निर्भर ही नहीं है, अपनी आवश्यकता अनुसार जितना चाहें उतना अब हम नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स कर दें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता है कितनी नहीं है, यह हम कैसे निर्धारित करते हैं, क्योंकि हर प्रकार की मृदा में हर प्रकार की फसल तो पैदा नहीं होती है। लेकिन हम लोग अपने इच्छा मुताबिक फसल को पैदा करने के लिए क्या करते हैं, कृत्रिम इस नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स कर देते हैं। अर्थात हम लोग रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं इस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, कहां पर, मृदा में। और यही एक प्रकार से वेस्टेज के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि नाइट्रोजन जब कृत्रिम तरीके से आप मृदा में फिक्स करते हैं तो यह नाइट्रोजन पौधों में प्रवेश करता है और पौधों के माध्यम से वह अन्न में प्रवेश करता है, और वह अन्न चूंकि पूरे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, इसलिए हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही जो एक समस्या का विषय है। यहां पर हम कह सकते हैं इस प्रकार जहां किसान की प्रकृति पर निर्भरता घटी है, वहीं दूसरी तरफ इसके असंतुलित इस्तेमाल से मृदा, जल एवं खाद्यान्न अत्यधिक प्रदूषित हो चुके। ये सब समस्याएं हैं और इस समस्या के समाधान के लिए ही ये बात कही गई है कि जो नाइट्रोजन का वेस्टेज है इसको हमें आधा करना है 2030। इसके लिए जो डिक्लेरेशन है उसका नाम है कोलंबो डिक्लेरेशन। तो हाल फिलहाल में ये भी चर्चा में था, करंट में था, इसलिए इसकी बात हम आपके साथ कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर अगला एलिमेंट जो महत्वपूर्ण है ये है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कर्व करना है, मतलब नियंत्रित करना है किसको, सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को नियंत्रित करने की बात कही। वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल कमिटमेंट, पहली बार विश्व समुदाय ने यह कमिटमेंट किया है किस बात का, नियंत्रित करने का, किसको, सिंगल यूज प्लास्टिक। और ये बात कब की है, 2019 की। देखिए यहां पर
यूनाइटेड नेशन के सदस्य राष्ट्रों ने क्या कहा था कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को 2030 तक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे। जबकि पहले ध्यान रखिएगा, यह वर्तमान का प्रसंग है कि वर्तमान में अब इसी बात पर यह तय हुआ है कि हम लोग 2030 तक क्या करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को सिग्निफिकेंटली तरीके से घटाएंगे। सिग्निफिकेंटली मतलब क्या होता है, कुछ मतलब ये गोल मोल टर्म होता है, मतलब सिग्निफिकेंट तरीके से घटाएंगे, सिंपल सी बात। कितना घटाएंगे, कोई यहां पर निश्चित पैरामीटर नहीं है। जबकि पहले जो बात की गई थी इसे फेज आउट अर्थात समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा यूएसए और सऊदी अरब ने इसका प्रतिरोध किया। प्रतिरोध करने के उद्देश्य ये था, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है या जो प्लास्टिक है ये किससे बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। जब हम पेट्रोल कच्चा ऑयल क्या करते हैं, निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बहुत से इसके साथ अन्य रॉ मटेरियल निकलता है, इसीलिए तो इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है इसका हर एक बाई प्रोडक्ट भी किसी ना किसी रूप में प्रयोग हो जाता है। सबसे बेस्टेज जो होता है जिसको हम कहते हैं कोल तार का भी प्रयोग हम लोग करते हैं रोड को बनाने के लिए, जो डामर होता है। तो कहीं न कहीं इस पेट्रोलियम का हर एक प्रोडक्ट यूज होता है। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक बनता है यह भी उसी पेट्रोलियम का ही एक बाई प्रोडक्ट है। तो इसलिए क्योंकि यूएस और सऊदी अरब पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हैं, इसलिए ये लोग क्या किए हैं, इसको थोड़ा सा प्रतिरोध व्यक्त किए, इसको फेज आउट ना करो अर्थात समाप्त ना किया जाए, बल्कि इसमें संशोधन के साथ क्या किया गया, टाइम लाइन को 2025 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया। और साथ में ये कह दिया गया कि अब यह फेज आउट नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? अर्थात जिसकी लाठी उसी की भैंस। क्योंकि यही लोग, मतलब ये लोग का मतलब यहाँ पर यूएसए की बात हो रही है, क्योंकि सशक्त ये हैं, तो इसलिए इनकी बातें सब लोगों को मानना थोड़ा, अगर मान लेते हैं यही कोई अन्य राष्ट्र करता, विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र करता, तो ये लोग दादागिरी की तरह बात करते। लेकिन वर्तमान में क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, इनके पास सब कुछ है, तो इसलिए ये अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, जबकि सिंगल यूज प्लास्टिक कहीं से भी प्रकृति के हित में नहीं। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 2030 तक सिग्निफिकेंटली तरीके से इसको घटाने की बात कही गई है, जबकि पहले क्या था, इसको समाप्त करने की बात कही गई थी 2025 तक। लेकिन किसने प्रतिरोध किया, यूएसए ने और सऊदी अरब ने। यहाँ पर कुछ बीमारियां हैं और उसके कारण यहाँ पर दिए गए हैं। प्रदूषण से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मरकरी HG से जो बीमारी उत्पन्न होती है, उदर संबंधी समस्या होती है। डस्ट पार्टिकल से श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इससे कैंसर की समस्या उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कोशिकीय श्वसन की समस्या अर्थात कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो अस्थायी प्रोडक्ट बन जाता है। इसी प्रकार जो लेड होता है, लेड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारी प्रभावित होती है। इसी प्रकार एस्बेस्टस जो डस्ट होता है, इससे लंग का कैंसर होता है। आर्सेनिक जिसकी लिमिट है 10 pm इन एयर, इसकी अधिकता से अगर 10 से अधिक हो गया कैंसर की समस्या होती है। जबकि भूमिगत जल में जब यही आर्सेनिक पाया जाता है तो उससे डायरिया होता है। अर्थात अगर आर्सेनिक एटमॉस्फेयर में जा रहा है और 10 ppm, पीएम यहाँ पे होगा, ppm नहीं 10 pm अर्थात पार्टिकुलेटेड मटेरियल, ये 10 pm, ठीक है ना, पार्टिकुलेटेड मटेरियल, इसका 10 pm की बात हो रही इन एयर कैंसर। जबकि जब यह भूमिगत जल में अधिक हो जाता है तो इससे आर्सेनिक जो है ये डायरिया के लिए उत्तरदायी होता है। जब हम लोग ग्राउंड वाटर को ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जाता है, और जब नीचे जाता है तो नीचे विद्यमान है भारी खनिज तत्व, और भारी खनिज तत्व में एक खनिज तत्व यही है जिसको कहते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक का मतलब होता है सांखिया, क्यों कहते हैं सांखिया, ये भी शब्द आप प्रयोग होंगे, ये है सांखिया। इससे कौन सी बीमारी होती है, डायरिया, अर्थात इसमें वोमिटिंग की समस्या देखने को मिलती है। इसी प्रकार नाइट्रेट की अधिकता अगर जल में हो जाए, किसकी अधिकता, नाइट्रेट की अधिकता, तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम की समस्या देखने को बच्चों, अर्थात शरीर का रंग नीला हो जाता है। शरीर का रंग नीला होला बच्चों का जो है, इसी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और यह किसकी अधिकता से होता है, जब पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता होती है तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम की समस्या देखने को मिलती है। और इसी को कहते हैं मेथमोग्लोबिन, क्या कहते हैं, मेथमोग्लोबिन। साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है, जब फ्लोराइड की अधिकता होती है पेयजल में,
जिससे फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, दांत व हड्डियां कमजोर होती हैं। कैडमियम की जब अधिकता होती है तो इटाई इटाई रोग होता है, जिससे हड्डियां एवं जोड़ों में तीव्र दर्द उत्पन्न हो जाता है। साथ में यकृत और फेफड़े का कैंसर भी होता है। इसी प्रकार तीसरा लेड, सीसा युक्त जल से एनीमिया नामक बीमारी हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेड का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक यहाँ पर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और एक यहाँ पर बात किया गया है सीसा युक्त जल से, अर्थात इस जल में सीसा की अधिकता होती है, रागा जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रागा। इससे सीसा मतलब आप जो ये दर्पण की बात हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे दर्पण समझते होंगे। दर्पण एक अलग है, वो दूसरा सीसा होता है। ये जो पीबी है जिसको लेड कहते हैं, क्या कहते हैं? लेड। यहाँ पर लेड का तात्पर्य होता है रागा। क्या होता है? रागा। रागा मतलब जब आप किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाते हैं, जब उसका वो रिपेयरिंग करता है, तो जो सोल्डर से उसको मेल्ट करके किसी मटेरियल को देखते हैं ना, जोड़ने का कार्य करता है, तो वो होता है पीबी, लेड। ठीक। यहाँ पर जो मीना माता बीमारी है, पारा युक्त जल से प्रभावित मछली का सेवन करने के परिणाम स्वरूप जो बीमारी उत्पन्न होती है, जिसमें मानसिक असंतुलन, बहरापन, आंखों का धुंधलापन, आंखों की संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। यह विशेष तौर पर समस्या कहीं न कहीं जो जापान का कोस्ट है वहां पर देखने को मिला था। साथ में इंडोर रेडान जो होता है, यह वायु प्रदूषण का एक सोर्स है, और इसके परिणाम स्वरूप रक्त कैंसर, फेफड़े का कैंसर उत्पन्न होता है। प्राकृतिक रूप से मृदा से भी रेडान गैस निकलती रहती है, और शहरों में विशेष तौर पर वातायन के अभाव में यह समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि शहर में आप देख सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जो सिटी होती है, वहाँ पर कहीं न कहीं वातायन की समस्या, अर्थात जो वेंटिलेशन का सिस्टम है, ये जब कम होता है तो घुटन महसूस होने लगती है, क्योंकि रेडान गैस की अधिकता हो जाती है, और यह रेडान गैस मृदा स्वतः उत्सर्जित करती रहती है। और खास करके जब हम लोग बात कर रहे थे ओजोन की, ओजोन क्षरण की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था ना कि जो अंटार्कटिका का सब वाला पार्ट है, सब अंटार्कटिका वाला जो पार्ट है, अर्थात 66.5 डिग्री जो साउथ वाला पार्ट है, जहाँ से कह सकते हैं हमारा पूरी प्लेट उत्तर की तरफ विस्थापित होकर के गई है, तो यहाँ पर जो सब अंटार्कटिका वाला प्लेट है, जहाँ पर अपसारी प्लेट मार्जिन है, इस अपसारी प्लेट मार्जिन से लगातार रेडान गैस का उत्सर्जन होता रहता है, और यही रेडान गैस कहीं न कहीं ऊपरी एटमॉस्फेयर में पहुंच करके समताप मंडल में जो ओजोन है उसको डिप्लीट करने का काम करती है। और इसीलिए जो ओजोन होल है, यह अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां से लगातार रेडान गैस का उत्सर्जन होता रहता है। यह वही रेडान गैस है, लेकिन यहाँ पर इंडोर रेडान गैस की बात कर रहा है, जो एक प्रकार से वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। तो इतनी ही चर्चाएं आज की क्लास में थी। शेष चर्चाएं अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।